कॉलोनियलिज्म एंड अर्बन चेंज। कॉलोनियलिज्म मतलब दूसरे कंट्री को कैप्चर करना विथ फोर्स। तो ब्रिटिशर्स जो इंडिया में कॉलोनियलिज्म का चला रहे थे, उससे सोसाइटी अर्बन चेंजेस क्या क्या आया, शहरों में क्या क्या चेंजेस आया। तो द एक्सकैवेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रूव करता है कि एंशियंट इंडिया बहुत वेल प्लान्ड था। टाउन्स और सिटीज़ काफ़ी प्लान था, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह प्लान रहता था, सब कुछ। लेकिन बार बार फॉरेनर्स लोग आकर इंडिया को मतलब वो स्ट्रक्चर्स डिस्ट्रॉय कर देते थे। लेकिन मुगल आर्किटेक्चर से पता चलता है कि कितना सारा इंडिया में ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स था। अनफॉर्चुनेटली डी अर्बनाइजेशन वॉज अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब ब्रिटिशर्स इंडिया को डी अर्बनाइज कर रहे थे, पुराने पुराने बिल्डिंग्स और टाउन्स को डिस्ट्रॉय कर देते थे। मेनी एंशियंट टाउन्स एंड सिटीज वर डिस्ट्रॉयड और अबैंडन्ड, क्योंकि उनका मेन फोकस था कि जो 3 पोर्ट एरियाज है समुद्र के किनारे वाला, बॉम्बे, कैलकटा और मद्रास, उसको डेवलप करना, क्योंकि उन लोगों का सारा काम वहीं से होता था। इसी 3 जगह को प्रेसिडेंसी टाउन्स भी बोला जाता था। बहुत सारा टाउन पहले जो फेमस हुआ करता था किसी किसी प्रोडक्ट के कारण, वो सब डिक्लाइन होते गया। जो भी ओल्ड ट्रेडिंग सेंटर्स और पोर्ट्स था, सबको रिप्लेस करके नया ट्रेड सेंटर्स बनाया गया। Deurbanization during 19th century destroyed the important cities of सूरत, मसूलीपट्टनम एंड श्रीरंगपट्टनम। ये सब जगह पहले इंडिया में इंपॉर्टेंट था, ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंपॉर्टेंस कम गया। जैसे जैसे ब्रिटिश पावर का एक्सपेंशन होता गया, रीजनल किंगडम्स और भी डिस्ट्रॉय होते गया। और जब उन लोगों का एक बार ग्लोरी खत्म, वो लोग फेमस नहीं रहे, तो लोग दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं, क्योंकि जगह फेमस नहीं है, वहाँ काम नहीं है, तो फिर कैसे चलेगा। अर्बनाइजेशन स्टार्टेड ग्रेजुअली इन 1881। फिर शहर वगैरह बनना धीरे धीरे 1881 में शुरू हुआ, लेकिन प्रोग्रेस बहुत स्लो था 50 साल तक। तो कैलकटा का अर्बनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। कैलकटा ब्रिटिश का कैपिटल था, 2 पार्ट में डिवाइडेड था, व्हाइट टाउन जहाँ ब्रिटिशर्स रहते थे और ब्लैक टाउन जहाँ पर इंडियंस रहते थे। तो इंडियंस जनरली गरीब थे, इंडियन पार्ट वॉज इनहेबिटेड बाई पुअर। स्ट्रीट्स एकदम कंजेस्टेड रहता था और मतलब झोपड़पट्टी टाइप्स का जगह था, जबकि ब्रिटिशर्स वाला एरिया में व्हाइट टाउन में एकदम बड़ा बड़ा बंगलोज और खुला खुला जगह होता था। बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ के कारण बहुत सारा मिल्स, टेक्सटाइल, जूट, ये सब इंडस्ट्रीज कैलकटा में सेट हुआ। तो इन सब के कारण ब्रिटिशर्स को बहुत सारा फैसिलिटीज़ डेवलप करना पड़ा, जैसे रेलवेज, रोडवेज, ये सब चीज़ का। तो कैलकटा में पॉपुलेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दोनों बढ़ गया। रेलवे लग रहा है तो उसके पीछे आज कितने लोगों को नौकरी मिल रहा है, टेलीग्राफ सर्विस शुरू हुआ तो उसके पीछे कितनों को नौकरी मिल रहा है। तो जैसे जैसे साइज और पॉपुलेशन बढ़ता गया, अर्बन लोकल बॉडीज का ज़रूरत हुआ, मतलब कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टाइप का बॉडी जो काम का मेंटेनेंस कर पाए। तो 19th सेंचुरी में कैलकटा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश किया गया। But increasing political discontent all over India forced the British to relocate their capital to New Delhi. ब्रिटिशर्स को रूल करने में प्रॉब्लम होने लगा लड़ाई झगड़ा के कारण, तो वो लोग अपना कैपिटल न्यू दिल्ली में शिफ्ट किए इन 1911, क्योंकि वो इंडिया के सेंटर में हो रहा है तो रूल करने में ईजी होगा। दिल्ली का बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है। माना जाता है इस शहर को पहले इंद्रप्रस्थ बोलते थे महाभारत के टाइम पे। इंद्रप्रस्थ जगह था जहां जो पांडव लोग बिल्ड किए थे। जब उन लोगों को उनके किंगडम से निकाल दिया गया था तो वो लोग को इंद्रप्रस्थ दिया गया था, तो वो लोग अपना पूरा किंगडम वहां बिल्ड किए। उसी सिटी को अब दिल्ली बोलते हैं। द अर्लीस्ट आर्किटेक्चरल रिमेन्स फाउंड इन द सिटी ऑफ दिल्ली डेट बैक टू मौर्यन पीरियड। बहुत बड़ा बड़ा एम्पायर्स दिल्ली में था, दिल्ली सल्तनत था, मुगल्स था, तो वो सब का कंस्ट्रक्शन वर्क अभी भी वहां दिखता है। In 1805, the British took over lands, revenue and city administration of Delhi. दिल्ली का सारा लैंड वैंड का सारा हिसाब किताब ब्रिटिशर्स रखने लग गए। जैसे जैसे उन लोगों का ट्रूप्स बढ़ने लग गया, कैंप बढ़ने लग गया, वो लोग चर्च ज़्यादा खोले, हॉस्पिटल ज़्यादा खोले, तो वो लोग दिल्ली में डेवलपमेंट कर रहे थे। द कैंटोनमेंट ऑक्यूपाइड अबाउट 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ द वर्ल्ड सिटी। इन 1824 द एरा ऑफ अर्बन प्लानिंग, मतलब हर तरफ से वॉल लगा हुआ, दिल्ली को बोल रहा, हर जगह बिल्डिंग्स। इन 1824 द एरा ऑफ अर्बन प्लानिंग बिगेन इन दिल्ली व्हेन अ टाउन ड्यूटीज कमीशन वाज सेट अप बाय द ब्रिटिशर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैंटोनमेंट। मतलब
3-4 रीजन का डेवलपमेंट के लिए, जैसे खाइबर पास, सिविल लाइंस, रिज एरिया, ये सब का नमन तुम्हारा ध्यान नहीं है, ये सब का डेवलपमेंट के लिए एक कमिटी बैठाया गया जिसको बोलते हैं टाउन ड्यूटीज कमिटी, ब्रिटिशर्स सेट किए थे। इन 1863 दिल्ली म्यूनिसिपल कमिटी वॉज फॉर्म्ड। उसका अचीवमेंट था कि वेजिटेबल मार्केट, जो भी छोटा मोटा सब्जी के सबका बाजार है, ये सबको शहर के बाहर कर दो और रेलवे लाइंस कंस्ट्रक्ट करो, रेलवे स्टेशन बनाओ, रोड अच्छा करो। दिल्ली दरबार ऑफ 1877 सॉ अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट लाइक स्कीम्स फॉर ड्रेनेज। मतलब दिल्ली में 1877 में ये डिसाइड हुआ, क्वीन विक्टोरिया आने वाली थी तो उसके पहले इतना सारा चेंजेस करना है। जैसे होता है ना, मिनिस्टर आने वाला तो पूरा गांव पूरा शहर सजा देता है, वही चीज़ है कि ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना है, रोड ठीक करना है, रेसिडेंशियल एरियाज ठीक करना है। चांदनी चौक का कैनल वगैरह को भर दिया गया, ट्रीज को काट दिया गया था क्योंकि ट्रैफिक बढ़ रहा था। द मोस्ट मॉडर्नाइज्ड डेवलपमेंट्स ऑफ दिस टाइम वेयर पाइप्ड वाटर, पाइप से पानी आना, पाइपलाइन सेट किया गया। और स्वेरेज सिस्टम था कि स्वेज पाइप से कचरा पूरा गंदा पानी जा रहा है। पहले ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जाता था अली मर्दन कैनल से, बाद में पाइप्स के थ्रू सप्लाई किया जाने लगा। फिर ब्रिटिश अपना कैपिटल वापस, द ब्रिटिश शिफ्टेड देयर कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली 1911। दिल्ली दरबार फॉर किंग जॉर्ज V, अब दूसरे किंग के लिए, चेंज्ड द लुक ऑफ द सिटी। सिविल लाइंस एरिया, जो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का एरिया है, वो बैठाया गया। सिविल लाइंस एरिया था जहां पर बड़े बड़े ऑफिसर्स लोग रहते थे। तो एक नया पूरा कैपिटल का कंस्ट्रक्शन करना बहुत बड़ा काम था। तो हेंस द कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट कोई लोकल अथॉरिटी को नहीं दिया जा सकता था, इसीलिए कमिटी बनाया गया, इंपीरियल दिल्ली कमिटी 1913 में। लेटर द चीफ कमिश्नर ऑफ दिल्ली क्रिएटेड द रजीना म्यूनिसिपल कमिटी। मतलब ये कमिटीज बनाया जा रहा था जो लोग सारा देख रेख करेगा, डेवलपमेंट करेगा। रजीना हिल वॉज सिलेक्टेड फॉर बिल्डिंग द न्यू कैपिटल न्यू दिल्ली। ये एक कमिटी था जो दिल्ली में नया, मतलब दिल्ली को पूरा नया रूप देना था, एक जगह बनाना था न्यू दिल्ली बोलकर, सारा नया बिल्डिंग्स और सब कुछ। वाइस रॉय का वहीं पर घर बना और वो नया एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन गया, सारा ऑफिसेज वगैरह सब कुछ। द इंग्लिश टाउन प्लानर्स, स्पेशली एडविन लुटियंस, ये आर्किटेक्ट था उस टाइम का जो बिल्डिंग्स वगैरह डिजाइन कर रहा था। वाइस रॉय का घर ये डिजाइन किया जो अभी राष्ट्रपति भवन है। सर्कुलर पिलर पैलेस, वॉर मेमोरियल, ये सारा कुछ एडविन लुटियंस का ही डिजाइन किया हुआ है। द न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमिटी वॉज सेटअप टू लुक आफ्टर द सिविक एमिनिटीज। शहर में लोगों को सप्लाई तो देना है, पानी का, इलेक्ट्रिसिटी का, रोड का, ड्रेन्स वगैरह साफ करवाना है, हेल्थ फैसिलिटीज देना है। तो इन सब के लिए एनडीएमसी को, एक एनडीएमसी करके कमिटी बनाया गया। सारा जो भी बिग ओपन ड्रेन्स था, नालास था, सबको कवर कर दिया गया और सबको अंडरग्राउंड बनाया गया। इस तरह से, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो मैक्सिमम दिल्ली में रह रहे थे ना, बड़े बड़े ऑफिशियल्स लोग, तो उन लोगों को शहर को सुधारना था। इन 1937 द दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड। वो बहुत सारा नया नया स्कीम्स लाया जिसमें स्लम एरियाज को हटा दे रहा था ताकि गंदगी ना रहे। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी 1955, जो मास्टर प्लान और जोनल प्लान्स बनाता ताकि सबको घर मिले, कमर्शियल सेंटर्स, मतलब पूरा बाजार का एरिया अलग हो, पार्क हो, प्लेग्राउंड हो, ये सब कुछ दिल्ली में मैनेज करने के लिए। मास्टर प्लान फॉर दिल्ली प्रोवाइड्स अ बेसिक पॉलिसी फ्रेम फॉर गाइडिंग दिल्लीज डेवलपमेंट। पूरा शहर को प्लान्ड वे में डेवलप करना है तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। पुलिस इन दिल्ली, एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। अगर शहर में सब कुछ ठीक से चलेगा तो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा, जिसके लिए पुलिस का हेल्प चाहिए। ये स्पेलिंग्स लर्न करके 5 टाइम्स लिखो। तो in 1857 the British laid down the foundation of a systematic police system under Indian Police Act. लॉर्ड कॉर्नवालिस पुलिस फोर्स को ऑर्गेनाइज करने में लग गए। एक सुपरिंटेंडेंट था, एसपी जिसको बोलते हैं, जो हर डिस्ट्रिक्ट को देखेगा, और उसके अंडर में था डीएसपी कि अगर एसपी, हाँ, अगर एसपी बाहर है, कुछ नहीं कर पा रहा तो उसके बदले डीएसपी काम करेगा। तो हर
हाँ, एसपी बड़ा है कि डीएसपी? एसपी पड़ा हुआ। ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू थानाज अंडर दरोगा। सबका हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग थाना था, जैसे होता है हर का अलग अलग पुलिस स्टेशन, और हर पुलिस स्टेशन का हेड था दरोगा। विलेज और टाउन्स वगैरह चौकीदार और कोतवाल देखता था। इन 1912 दिल्ली का फर्स्ट चीफ कमिश्नर अपॉइंट किया गया और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया गया ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का। इन 1946 दिल्ली पुलिस वॉज रिस्ट्रक्चर्ड विद द अपॉइंटमेंट ऑफ, मतलब नया डीएसपी, नया एसपी, नया इंस्पेक्टर जनरल, ये सबको हायर किया गया। ब्रिटिशर्स के अंडर में पुलिस का सैलरी तो बहुत कम होता था, लेकिन पावर बहुत ज्यादा दिया जाता था। तो इससे वो लोग को क्या होता था, रुपया कम मिल रहा है तो वो लोग लोगों से घूस लेना शुरू कर देते थे, और पावर इतना ज्यादा था कि वो लोग अत्याचार बहुत करते थे। रेलवेज अंडर ब्रिटिश। रेलवेज ब्रिटिशर्स क्यों इन्वेंट किए इंडिया में? क्योंकि उन लोगों को बहुत सारा रीजंस है। सबसे पहला, उन लोगों को अपना फायदा करना था, सामान पहुंचाने में उन लोगों को आसानी हो रहा था, इस वजह से वो लोग रेलवेज इंडिया में एस्टैब्लिश किए। लेकिन रेलवे के एस्टैब्लिशमेंट से क्या हुआ, लोग जब ट्रैवल करने लगे तो लोगों का माइंड चेंज हुआ, लोगों में अवेयरनेस आया, पढ़ाई लिखाई में इजी हुआ। इंडियन रेलवेज मेड अ बिगिनिंग ऑन अप्रैल 6, 1853, जब फर्स्ट ट्रेन चला था बॉम्बे टू थाने, 21 माइल्स। 14 रेलवे कैरिजेस था, बोगीज था, और 400 गेस्ट्स। तो ये बहुत इजीली लर्न हो जाएगा कि ब्रिटिशर्स इंडिया में रेलवेज क्यों लाए। कमर्शियल एडवांटेज के लिए। रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करना और भेजना फैक्ट्री में बहुत आसान हो गया। पॉलिटिकल एस्पेक्ट, वो लोग अगर कहीं पर दंगा फसाद हो गया तो सोल्जर लोग जल्दी से पहुंच पाता था रेलवे से। दूसरा डिफेंस एस्पेक्ट, वही था कि मिलिट्री अटैक्स को बचाने में इजी हो रहा था। इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस इनकम, ब्रिटिशर्स जो इतना रुपया कमा रहा है उसको इन्वेस्ट करने का मौका मिल गया कि रेलवेज अब एक और उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम हो गया। तो दीज वर द 4 रीजंस ड्यू टू विच ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस्ड रेलवेज इन इंडिया। कालका मेल स्टार्ट किया गया था हावड़ा से कालका तक के लिए, ताकि मतलब ब्रिटिशर्स लोग जो साल में एक बार अपने फैमिली से मिलने जा रहे हैं वो लोग इसमें जाते थे। See, it is written, the Kalka mail from Howrah to Kalka was introduced to make the annual migration of British officials, their family servants and clerks, from then imperial capital at Calcutta to the summer capital in Shimla. ब्रिटिशर्स का ऐसे तो कैपिटल कैलकाटा था, लेकिन समर के टाइम पे वो लोग शिमला को कैपिटल बनाते थे। हाँ, फ्रॉम कालका देर इज स्टिल अ नैरो गॉज टू शिमला दैट पासेस थ्रू 103 टनल्स, जिसमें से अभी 102 ही टनल्स है ऑपरेशन में। मतलब टनल्स बनाया गया था रेलवे पास करने के लिए, वो अभी भी है। जब रेलवे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ तो बहुत लोग ऑफेंड हो गए, क्योंकि उनको ब्रिटिशर्स के साथ बैठने नहीं दिया जाता था कि ब्रिटिशर्स हायर क्लास है, इंडियंस लोअर क्लास है। इंडियंस को फर्स्ट क्लास में ट्रैवल नहीं करने दिया जाता था, फर्स्ट क्लास सिर्फ यूरोपियंस के लिए था। लेकिन रेलवेज ब्रिटिशर्स के लिए बहुत फायदेमंद हुआ, और बहुत हद तक इंडियंस के लिए भी फायदेमंद हुआ। अब ऐसा बोला जाता है कि अगर ब्रिटिशर्स इंडिया में रेलवेज नहीं लाते तो हम लोग भी नहीं ला पाते, क्योंकि इतना ह्यूज स्ट्रक्चर हम लोग एस्टैब्लिश नहीं कर पाते। फिर है ब्रिटिश इम्पैक्ट ऑन इंडियन पेंटिंग, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। इंग्लिश पेंटर्स वगैरह बहुत इंडिया में आए। वो लोग राजा महाराजा लोग के दरबार में रहते थे, उन लोगों को रुपया मिलता था, और ये सब उन लोगों का पेंटिंग का थीम होता था इंडियन रॉयल कोर्ट, मतलब राजा का दरबार बनाते थे, फ्लावर्स और एनिमल्स का पेंटिंग्स बनाते थे। तो इंडियन पेंटर लोग भी अपना थीम और मीडियम चेंज किया। मीडियम ऑफ पेंटिंग मतलब ऑयल पेंटिंग, वाटर पेंटिंग, पेंसिल शेडिंग, ये सब। बहुत सारे फेमस पेंटर्स का नाम है जो लोग वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर पेंटिंग करते थे, वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग अपनाए थे, जैसे जामिनी रॉय, राजा रवि वर्मा, इस तरह से। सुना हुआ नाम है। मेनी ह्यूज आर्किटेक्चरल वंडर्स वेर बिल्ट इन द पोर्ट सिटी ऑफ मद्रास। बहुत सारा चर्च इंग्लिश स्टाइल में बनाया गया, बहुत सारा बिल्डिंग्स बनाया गया, बंगलोज और बैंक्वेट हॉल बनाया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स रह रहे हैं तो वो लोग अपना लग्जरी के लिए कंस्ट्रक्शन भी कर रहे थे। बॉम्बे में चर्च, टाउन हॉल, रेलवे स्टेशन, ये सब भी बनाया गया। बहुत सारा फेमस बिल्डिंग्स, जैसे टाउन हॉल चेन्नई में,
विक्टोरिया टर्मिनस मुंबई में है। ब्रिटिश इंडियन लिटरेचर को भी इन्फ्लुएंस किए, मतलब बहुत सारा फेमस वर्क को दूसरे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया, ग्रामर का बुक्स ज़्यादा पब्लिश हुआ, डिक्शनरी वगैरह बनने लग गया। द ग्रेट लिटरेरी फिगर्स लाइक रविंद्रनाथ टैगोर, औरोबिंदो घोष, सरोजिनी नायडू, ये लोग इंग्लिश पैटर्न ऑफ राइटिंग से इन्फ्लुएंस हुए कि इंग्लिश लोग कैसे पोएम लिख रहे हैं, स्टोरी लिख रहे हैं, इस तरह से। सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ colonialism and urban change.